हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ राज विश्वकर्मा। वेलकम टू साइंस अलॉट। ये है इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने इस चैप्टर को बहुत इजी और ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से फ्लो करती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल या फिर रेगुलेट कर सकते हैं, और लास्ट में हम करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको कि हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट। कंट्रोलेबल का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसको कि हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका ट्रांसमिशन बहुत ही आसान है, उसको कंट्रोल हम स्विचेस के थ्रू कर सकते हैं या फिर किसी सर्किट में करंट की वैल्यू को आसानी से हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करा सकते हैं। कन्वीनियंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसको कि हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इलेक्ट्रिक बल्ब से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आयरन और गीजर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म है। इस चैप्टर में आगे मूव करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच चार्जेस प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर या सब एटॉमिक पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही वो उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और मूविंग चार्जेस अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अगला चैप्टर। इन दोनों चैप्टर्स में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और इलेक्ट्रिक चार्जेस के मूविंग इफेक्ट को। तो चार्जेस सब एटॉमिक पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। हम सबको पता है एटम्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम मिलके बना हुआ है, जिसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है। तो यही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इनका सिंबल, चार्ज और मास की, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो C है कूलाम को रिप्रेजेंट करता है। कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने का एक यूनिट है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम।
इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रॉन एक लाइट वेट सब एटॉमिक पार्टिकल है। प्रोटॉन का सिंबल हम उसको P+ से दिखाते हैं। प्रोटॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के मैग्नीट्यूड के तो इक्वल होता है, बट उनका नेचर जस्ट अपोजिट होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज बट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन का सिंबल N सब सुपरस्क्रिप्ट में नॉट, इससे हम न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, नेट चार्ज 0, और इसका जो मास होता है वो नियरली प्रोटॉन की इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज को कैरी करते हैं। किसी बॉडी पर चार्जेस किस तरीके से डेवलप होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसकी वजह से होता है? क्या इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्जिंग के लिए? इसको समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमें क्या बता रहा है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है तो हम समझेंगे उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गए हैं, जिससे नेट ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पर प्रेजेंट होगा। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड है। जैसे यहाँ पर एक बॉडी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ लेसर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट हैं, जिससे इस बॉडी पर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव डेवलप हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है वाई ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्जिंग के लिए, प्रोटॉन्स क्यों नहीं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू न्यूट्रॉनों के साथ बाइंड रहता है। उसको निकालना, प्रोटॉन को न्यूक्लियस में से निकालना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता, बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा रीज़न है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफ़ी हैवी होते हैं, तो इस वजह से हम प्रोटॉनों को रिमूव नहीं कर सकते न्यूक्लियस से, इसीलिए केवल इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्जिंग के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड का सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि ये क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है। जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी फिक्स वैल्यू पर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए कि मतलब इसकी यही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी रैंडम वैल्यूज़ नहीं हो सकती, तो वहाँ पर हम बोलते हैं ये प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है जब भी किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो किसी न किसी चीज़ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और यहाँ पर वो चीज़ फंडामेंटल चार्ज यानी कि बेसिक चार्ज है। किसी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमें चार्ज को रिप्रेजेंट करना हुआ किसी बॉडी पर, तो उसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस एनी। सबसे पहले ये प्लस या माइनस को क्लियर करते हैं।
प्लस या माइनस का मतलब है प्लस पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, Q यहाँ पर बॉडी पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रिमूव किए गए थे या ऐड किए गए थे बॉडी पर चार्ज को डेवलप करने के लिए, और जो E है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज या फिर बेसिक चार्ज। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसका सिंपल सा रीज़न है, किसी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉनों को ही रिमूव करके चार्ज डेवलप करते हैं या ऐड करके चार्ज डेवलप करते हैं, तो ये जब भी ये ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा इंटीग्रल नंबर में होगा। आधे, ढाई या फिर 3.5 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव नहीं कर सकते हम। तो रीज़न क्या था, ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम केवल इंटीग्रल नंबर में इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चाहे ऐड करना हो चाहे रिमूव करना हो, दोनों ही केस में हमें इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को ही रिमूव करना पड़ेगा। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वन बाय वन हम उनको समझते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ? हम सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अलजेब्रा के थ्रू ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से चार्जेस ऐड अप लाइक रियल नंबर्स। चार्जेस को हम रियल नंबर जैसे ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो किसी बॉडी, मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसके डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उस बॉडी पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Q नेट इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस ऑफ Q3 प्लस Q4 प्लस माइनस ऑफ Q5। तो चार्जेस को हम रियल नंबर्स के जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर चार्ज की स्केलर प्रॉपर्टी को, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। जो चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। चार्ज का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, बट मास जो क्वांटिटी है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिंपल Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। मतलब रेस्ट में और मोशन में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो नहीं चेंज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन के हमने 5 रूल्स पढ़े थे। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, जिसको कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल ये बोलता है टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब उस आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज या चेंज इन चार्ज ज़ीरो होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएशन विथ मास। चार्जेस मास के साथ एसोसिएट होते हैं। चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। सिंपल, अगर चार्ज है तो वो किसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा और बॉडी है तो उसका मास कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। किसी बॉडी के पास अगर मास है तो उस पर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है, बट न्यूट्रॉन के पास मास है बट चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज है तो इसका मतलब मास या बॉडी जरूर रही होगी जिसके ऊपर वो चार्ज डेवलप हुआ। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इनके पास मास भी प्रेजेंट होगा। सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने का रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हम सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा उस सोर्स चार्ज की वजह से।
अब ये फोर्स एट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो किसी चार्ज के थ्रू दूसरे चार्ज पर फोर्स लगना एक टू स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, देन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इंटर करने पर उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, ये फील्ड वर्ड का मतलब है, फील्ड सिग्निफाइज हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी वेरीज विद पोजीशन। कोई डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रही है, इसी को हम बोलते हैं फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो पोजीशन पर डिपेंड करती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के इंटर करने पर फोर्स लगता है। आगे मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर है क्यू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज, उस सोर्स चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया था उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा स्पेस कोऑर्डिनेट, किस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट का स्पेस कोऑर्डिनेट क्या है। तो इन दोनों फैक्टर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली proportional to charge and electric field is inversely proportional to distance from the charge, distance का स्क्वायर। तो इन दोनों फैक्टर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। हमें मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी ही एक क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपल, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट हैज़ अ स्पेसिफिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पोटेंशियल होता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला सोर्स चार्ज के ऊपर, दूसरा है स्पेस कोऑर्डिनेट, मतलब उस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, सपोज करो यहाँ पर अपने पास कोई पॉइंट है, लेट्स अज्यूम यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर अपने पास कोई पॉइंट है बी, यहाँ पर अपने पास कोई पॉइंट है सी। तो इन तीनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स के लिए चार्ज तो सेम है, तो इनके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ए सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ए ग्रेटर देन पोटेंशियल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सी। जितना ज़्यादा हम उस चार्ज से दूर जाते जाएंगे उतना ही पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस तरीके से डिफाइन किए हैं, जस्ट उसके बारे में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट यूनिट चार्ज को उस, जैसे इसको समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज प्रेजेंट है, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब उसके ऊपर एक यूनिट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज है। इसको इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जितना भी वर्क होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जितना भी, सपोज करो इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं हम, ये मेरे पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं, तो लाने में जितना भी वर्क होगा उस चार्ज को, उसी वर्क को अगर हम उस चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो वो उस पॉइंट पर पोटेंशियल को बताएगा। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, और डिवाइड हो जाएगा उसी चार्ज से, जिस चार्ज को हम लेके आए थे इनफाइनाइट से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज से मुझे डिवाइड करना है।
तो पोटेंशियल को इस तरीके से हमने डिफाइन किया था, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन, उस चार्ज पार्टिकल को लाने में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं देना है, मतलब उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आएंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। वाई वर्क हैज़ टू बी डन, यहाँ पर वर्क क्यों किया गया, सिंपल सा इसका लॉजिक है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था जितने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की थी। अब उस फील्ड में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल सपोज करो Q0 को लेके आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, इसी रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो भी वर्क होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क इनफाइनाइट टू P और डिवाइडेड बाई जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं Q0। अच्छा, इसी Q0 को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी चार्ज हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल में डिफरेंस है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज है जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इनमें पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो भी वर्क होगा और उस चार्ज से अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बताएगा। जैसे हम किसी चार्ज पार्टिकल को B से A के पास लेके आते हैं तो कुछ वर्क होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, दैट पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क कहाँ से कहाँ तक लाया है A टू B हो जाएगा और डिवाइड बाई वो जो चार्ज की वैल्यू है जिसको हम मूव करा के लाए थे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये अपने पास एक फार्मूला आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। इसको हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम पर यूज़ करेंगे। इसको और भी सिंपली लिख सकते हैं हम लोग, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराने में जो भी वर्क होगा उसी को हम बोलते हैं W इज इक्वल टू QV। अच्छा, एक वोल्ट को भी इसी टाइम पे डिफाइन कर लेते हैं। सिंपल, एक वोल्ट क्या है, अच्छा वोल्ट VOLT, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने की एक यूनिट है। एक वोल्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक है A और एक है B। एक अगर हम एक कूलाम के चार्ज को पॉइंट A से B तक ले गए हैं और उसमें वर्क मुझे 1 जूल करना हुआ, तो वहाँ पर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट का होगा। एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में अगर वर्क 1 जूल का है तो वहाँ पर उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 जूल होगा। ये सिंपल ऐसे है, दैट इज़ डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलाम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। तो ये सिंपल 1 वोल्ट की डेफिनेशन थी। फोर्स ऑन चार्ज, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसको हम पोटेंशियल के टर्म में समझते हैं क्योंकि इसी को हम आगे इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक समझते टाइम पे यूज़ करेंगे। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, यानी कि उसके ऊपर फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल मूव करता है, यानी कि इसके ऊपर फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो ये था फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सबको पता है कंडक्टर और इंसुलेटर दो मटेरियल्स होते हैं। कंडक्टिंग बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो करती है और इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकती। तो कंडक्टिंग बॉडी में कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसी को हम यहाँ पर समझते हैं। हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यहाँ पर हमारे पास एक मेटल है, हम सबको पता है मेटल्स के अंदर
पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव आयंस हैं और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एट नॉर्मल कंडीशन का क्या मतलब हुआ, जब हमने उस वायर को किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, उस टाइम पर हम सिचुएशन को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली ऐसे ही मूव करते हैं और जिगजैग पाथ पर। जिगजैग का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर से वो इधर गया, इधर से इधर गया, कोलिजन्स की वजह से वो जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, ये इधर से गया, इधर कोलाइड हुआ, इधर गया, इधर से इधर आया, इधर कोलिजन से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और कुछ इस तरीके से वो जिगजैग पाथ पर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली जिगजैग पाथ। नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। सिंपल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिगजैग पाथ पर मूव करता है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये इतने रीजन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये मूव करके दूसरे रीजन में चले जाएंगे, तो इधर के भी तो इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आएंगे, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉनों का नेट मूवमेंट है वो तो ज़ीरो है। इस वजह से कोई भी चार्ज यहाँ पर फ्लो नहीं करता। नॉर्मल कंडीशन में नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, नो नेट करंट। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव तो कर रहे हैं बट उनका नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसी को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जो टेम्परेचर की वजह से होती है, उसी को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो मूव करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जैसे जैसे वो मूव करते हैं उनके रास्ते में पॉजिटिव आयंस आते हैं, वो उनसे कोलाइड करते हैं और उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में चार्ज का कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इस वजह से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करती। जब इसी मेटल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने एक सर्किट लगा दिया है, सेल की हेल्प से यहाँ पर हमने इनके दोनों जो सिरे हैं उन सिरे पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सबको पता है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स की वजह से उस फोर्स की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव पोल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। तो व्हेन कनेक्टेड टू सेल, जब उस वायर को हम सेल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सबको पता है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर अब फ्री इलेक्ट्रॉनों को नेट ट्रांसफ़र हुआ, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, करंट स्टार्ट फ्लोइंग। तो जब भी हम किसी वायर को या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर फोर्स लगता है, वो बैटरी के पॉजिटिव पोल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और वो जिस भी वेलोसिटी के थ्रू ड्रिफ्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग बॉडी में फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक करंट को हमने कैसे डिफाइन किया है, तो सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में कितने अमाउंट में चार्ज फ्लो हुआ है, जस्ट उसी के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितने टाइम में कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ, उसी के रेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर अपने पास एक सर्किट है, ये बैटरी का सेल का पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल, इसकी वजह से यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगेगा और उनमें नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। अब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो हम बस उसी के फ्लो के रेट को मेज़र करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में फ्लो हुए हैं, उसी के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अच्छा, इसको अगर हम वैसे लिखें तो ये हो जाएगा अपने पास आई, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एन ई
अच्छा, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो होता है Q इज इक्वल टू एनी, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा एनी डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे लिए ये दो फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और I इज इक्वल टू एनी डिवाइडेड बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स क्या होती हैं? सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या है? 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 एम्पियर को 1 मिली एम्पियर बोलते हैं और 10 टू द पावर -6 एम्पियर को हम 1 माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, मतलब इसको हम ऐसा स्केलर ट्रीट करते हैं, बट डायरेक्शन जहाँ पे बात आती है वहाँ पर हम पोल्स की बात करते हैं, वो किस पोल से किस पोल की तरफ फ्लो कर रही है। बट ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पे हमें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो अच्छा, ये हायर पोटेंशियल था और ये लोअर पोटेंशियल था, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जब फर्स्ट टाइम करंट को ऑब्जर्व किया गया था उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमने सिंपल ऐसा ही बोला कि जिधर पॉजिटिव आयंस फ्लो करते हैं उसी को हम करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे। तो जो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव आयंस जिधर फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन को हमने बोला कि वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। बट इन रियलिटी पॉजिटिव आयंस फ्लो नहीं करते, वो हैवी होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉनों के कंपैरिजन में, तो पॉजिटिव आयंस फ्लो नहीं करते। तो हमने फिर वहाँ पर ये बोला कि जिस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन बोलते हैं। करंट को हम कैसे मेज़र करते हैं? तो करंट को मेज़र करने की डिवाइस का नाम है अमीटर। कनेक्शन कैसे करते हैं उस सर्किट में जिसमें भी हमें करंट को मेज़र करना है? तो सीरीज़ में हम उसका कनेक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये वायर था मेरे पास, सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोल की तरफ फ्लो कर रहे थे, सीरीज़ में हमने एक डिवाइस अमीटर लगा दिया। अमीटर को हम सर्किट में सीरीज़ में ही लगाते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो एक सर्कल में हम ए लिख देंगे और पॉजिटिव नेगेटिव से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये पॉजिटिव था ना, तो यहाँ पे हम प्लस और यहाँ पे हम माइनस ड्रॉ कर देंगे, तो ये अमीटर का सिंबल होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिधर पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं वही करंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक करंट के क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं, रेसिस्टेंस हो गया, स्विच हो गया, की हो गया, बल्ब हो गया, बहुत सारी चीज़, अमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब से मिलकर एक सर्किट डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट डायग्राम है जिसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है सेल। जो सेल होता है वो एक्टिव एलिमेंट होता है, ऐसी चीज़ों जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को प्रोवाइड करे उसको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, सेल या फिर बैटरी। तो सेल से करंट, सेल के पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी कुछ इस तरीके से। अब इस करंट को अगर हमें मेज़र करना है तो उसके लिए हम एक डिवाइस अमीटर का यूज़ करते हैं। अमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रेसिस्टेंस के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज को मेज़र करना है तो हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। और आगे यहाँ पर एक प्लग की लगा हुआ है सर्किट में करंट को फ्लो कराने, करंट को जो प्लग का मतलब होता है वो सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। ये था सिंपल सा सर्किट डायग्राम। सर्किट एलिमेंट, सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट लगे होते हैं, उसका हमें नाम और सिंबल पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से है। ये बड़ा वाला पॉजिटिव पोल को और छोटे वाले जो वर्टिकल लाइन है वो नेगेटिव पोल को रिप्रेजेंट करती है। ये हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लोअर पोटेंशियल को। ये इलेक्ट्रिक सेल था। बैटरी, जो बैटरी होती है वो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स,
सेल्स को जब हम ग्रुप करते हैं तो बैटरी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, डिफरेंट सेल्स हैं, उसको हमने एक राइट वे में इसका कनेक्शन किया है जिससे बैटरी का फॉर्मेशन हुआ। अ वायर जॉइंट वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पास एक वायर है AB और एक यहाँ ऊपर से एक वायर आया है, तो इसको हमने ऐसे दिखाया है, तो इसको हम बोलते हैं वायर जॉइंट। स्विच, यहाँ पर स्विच या फिर हम उसको प्लग की भी बोलते हैं। ये जो स्विच है वो ओपन है, मतलब इस टाइम पर सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगी। इसको स्विच ऑफ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर प्लग की, ये प्लग की है जो कि क्लोज है, स्विच क्लोज, तो उसके अंदर मुझे एक डॉट बना देना है, वो स्विच क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि स्विच ऑन है वहाँ पर। वायर क्रॉसिंग, एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है, ये नीला वायर फ्लो का, नीले वायर नीचे है और इसके ऊपर यहाँ पर ये कर्व बना दिया गया, इसका मतलब दोनों वायर्स एक दूसरे में टच नहीं किए गए, वो जस्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आगे है रेसिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और रेहोस्टेट एक डिवाइस होती है जो सर्किट में करंट को कंट्रोल करने में यूज़ होती है। यहाँ पर इसी रेसिस्टेंस के ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है कुछ इस तरीके से, ये है रेहोस्टेट का सिंबल। इलेक्ट्रिक बल्ब, सिंपल सा स्ट्रक्चर, या फिर बल्ब बना दें या फिर कुछ ऐसा बना दें, वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। अमीटर और वोल्टमीटर का सिंबल आपको पता ही है, सिंपल, एक हम सर्कल में A लिख देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अमीटर हो गया, एक सर्कल में वोल्टमीटर का प्लस माइनस लिख देंगे, वो वोल्टमीटर है। तो ये थे सर्किट एलिमेंट और उनके सिंबल्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसकी वजह से किसी वायर में फ्लो होने वाली करंट के बारे में तो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन ये है कि किसी वायर में फ्लो होने वाली करंट और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है? इसको समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पर हमने एक सर्किट सेटअप किया है जिसमें हम नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके सप्लाई वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस भी है, एक वायर है, यहाँ पर एक वायर है जिसके अक्रॉस हमने पैरेलल में एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है, जिसके थ्रू हम ये समझ पाएँ कि जब उस वायर में करंट फ्लो करेगी तो उस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पर एक एमीटर को भी सेटअप किया है जिससे वायर में फ्लो होने वाली करंट के मैग्नीट्यूड को भी हम फाइंड कर सकें। यहाँ पर हम सप्लाई वोल्टेज को कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम सर्किट को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें तो यहाँ पर एक सेल एक्टिव हो जाएगी। अगर हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो 2 सेल्स वर्क करने लगेंगी, और अगर हम कुछ सर्किट को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो 3 सेल वर्क करने लगेंगी। तो इसी तरीके से हम सप्लाई वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ सेल को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब सप्लाई वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर अमीटर की रीडिंग जो कि करंट की वैल्यू को बताती है, अमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज़ हुई, यानी कि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई। अच्छा, साथ में हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि करंट की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे वोल्ट मीटर की भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, उसकी रीडिंग्स भी बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होने पर उस वायर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था उसकी वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ कर रही हैं, यानी कि जो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के साथ रिलेटेड है लीनियरली। करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर के अक्रॉस इंक्रीज़ हो रहा है। जब हमने इसी को ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिला। एक्स एक्सिस पे हमने करंट को और वाई एक्सिस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट किया। तो जब इसको ड्रॉ किया गया करंट की डिफरेंट वैल्यू पर जब वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट किया गया तो हमें एक लीनियर ग्राफ मिला कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के क्रॉस वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि उस वायर में जितने ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने किसी वायर में फ्लो होने वाली करंट और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन निकाला जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। ओम के लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी वायर की फिजिकल स्टेट जैसे कि उसका एरिया, लेंथ या फिर टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को ना चेंज करें तो उस वायर के दोनों एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इफ़
फिज़िकल कंडीशंस रिमेन सेम। अगर हम वायर की फ़िज़िकल कंडीशंस को चेंज ना करें, जैसे कि उसका एरिया, उसकी लेंथ और उसका टेम्परेचर, तो उस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें फ़्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है, वायर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर लगा था। अगर हम उसकी वायर की फ़िज़िकल कंडीशंस को ना चेंज करें तो उस वायर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें फ़्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ओम का नियम है। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट। V उस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और I उसमें फ़्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड है। इसको हम आगे फर्दर लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू I इंटू R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट को पुटअप करना पड़ेगा और यहाँ पर वही कांस्टेंट है रेसिस्टेंस। R को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, RES, रेसिस्टेंस ऑफ वायर। जो यहाँ पर R है वो वायर के रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो V इज इक्वल टू IR, यही ओम का नियम है। यहाँ पर पोटेंशियल करंट और उस वायर के रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन V इज इक्वल टू IR है। यहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस को, I करंट को और R रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था ओम का नियम। ओम के नियम को स्टडी करते समय जब हमने पोटेंशियल और करंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया था तो वो ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला था। एक्स एक्सिस पर हमने करंट को प्लॉट किया था और वाई एक्सिस पर हमने पोटेंशियल को प्लॉट किया था। एक्स एक्सिस पे करंट और वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल को प्लॉट किया था। तो वहाँ पर वो जो ग्राफ मिला वो एक स्ट्रेट लाइन था। एक्चुअल में वो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू को बताता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो वायर हैं डिफरेंट, एक का स्लोप 30 डिग्री और एक दूसरे वायर का स्लोप 60 डिग्री है। तो ये जो ग्राफ का स्लोप है वो हमें उस वायर के रेसिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। रेसिस्टेंस जो होता है उस वायर का वो होता है स्लोप ऑफ द VI ग्राफ, दैट इज़ tan थीटा। स्लोप को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसिस्टेंस जो वायर का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लोप ऑफ द VI ग्राफ। VI ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा होगा उस वायर का रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर दो वायर हैं, वायर 1 और यहाँ पे दूसरा वायर है वायर 2। इसमें जो वायर 1 का स्लोप है वो है यहाँ पर दैट इज़ tan 60 डिग्री और जो यहाँ पर सेकेंड वायर है उसका जो स्लोप है वो है tan 30 डिग्री। और हमें पता है tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पर वायर 1 का स्लोप ज़्यादा है, इस वजह से उसका रेसिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग जब हम VI ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर उसका जो स्लोप होगा वो हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू को बताता है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या होता है, इससे पहले हमें रेसिस्टेंस वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। रेसिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है किसी भी होने वाली चीज़ का अपोज करना। जैसे अगर हम किसी रूट पे चल रहे हैं और वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो हम ये बोलते हैं कि हर एक व्हीकल हमारे मोशन का अपोज करता है। मतलब उसकी वजह से हमें अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है या फिर हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। तो हम ये बोलेंगे कि वो जो ट्रैफिक है वो हमारे मोशन का अपोज कर रहा है। जैसे यहाँ पर इस वाले ट्रैक पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यानी कि बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस। जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा हर एक व्हीकल हमारे मोशन का अपोज करेगा। बट यहाँ पर इस वाले ट्रैक पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, लेस ट्रैफिक का मतलब लेस रेसिस्टेंस। सेम इसी तरीके से किसी वायर में फ्लो होने वाली करंट का अपोज होता है, वो अपोज उस मेटल में प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है। इसके बारे में हम समझते हैं। जब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करती है तो वो वायर उसमें फ्लो होने वाली करंट के मोशन का अपोज करता है। कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो
उसमें फ्लो होने वाले चार्जेस के मोशन का अपोज करता है। अगर वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, वायर का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उसमें फ्लो होने वाले चार्जेस के मोशन का अपोज ज़्यादा होगा, और वहाँ पर अगर रेसिस्टेंस बहुत हाई है तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में से करंट पास नहीं हो सकती। वायर का रेसिस्टेंस अगर कम है तो वहाँ पर चार्जेस के फ्लो का जो अपोज होगा वो कम होगा, और उस मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर यानी कि उसमें से चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, और जो कंडक्टर होते हैं उसमें चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। तो ये है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये उसमें फ्लो होने वाली करंट के मोशन करंट का अपोज करते हैं। अगर वायर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसमें फ्लो होने वाली करंट का अपोज बहुत ज़्यादा होगा। इस इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का रीज़न क्या होता है? जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मेटल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मेटल में पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब किसी सेल या बैटरी की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उन सारे फ्री इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव सेल या बैटरी के पॉजिटिव पोल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। जब वो ड्रिफ्ट करते हैं उस मेटल के अंदर तो वो पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, उनका पॉजिटिव आयंस के साथ फ्रिक्वेंटली कोलिजन्स होता है, और इसी कोलिजन की वजह से उनके मोशन का अपोज होता है। तो कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, इट इज़ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयंस और द एटम ऑफ द कंडक्टर वाइल ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेल के पॉजिटिव पोल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव आयन या कंडक्टर के एटम से फ्रिक्वेंटली कोलिजन होता है। उस कोलिजन की वजह से उनका जो मोशन है वो उनके मोशन, उसका जो फ्लो है उसका अपोज होता है। इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पर वायर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टिंग बॉडी या वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उस वायर का रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक वायर है और एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगा उस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। लॉन्ग वायर करंट के फ्लो का अपोज ज़्यादा करेगा, तो अ लॉन्ग वायर प्रेजेंट मोर रेसिस्टेंस देन अ शॉर्ट वन। लॉन्ग वायर करंट के फ्लो का अपोज ज़्यादा करेगा। तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। जो सेकेंड फैक्टर है वो है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। वो जो कंडक्टिंग बॉडी या वायर था उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, एरिया ऐसे लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वायर। एरिया जितना ही ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। यहाँ पर हमारे पास एक वायर है जिसका एरिया कम है और एक दूसरा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो अ लार्ज क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड्स करंट टू फ्लो मोर इजली। एरिया जितना ज़्यादा होगा करंट उसमें उतनी ही आसानी से फ्लो कर सकती है। इसको हम ट्रैफिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमें जितना ज़्यादा ट्रैक पर मूव करना होगा रेसिस्टेंस हमारे लिए उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना वाइड वो रास्ता होगा वहाँ पर फ्लो करना उतना ही, वहाँ पर चलना मूव करना उतना ही आसान होगा। सेम यही फ्री इलेक्ट्रॉनों के साथ भी है। यहाँ पर उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है जिससे रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और यहाँ पर वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है जिससे इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन है उसका अपोज कम होगा। तो रेसिस्टेंस दो फैक्टर्स पर, पहला लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस को हम लिख सकते हैं रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जब हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
जब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट पुटअप करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर उसको हम बोलते हैं रो। रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई ए। यहाँ पर रो एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसकी जो वैल्यू है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। मटेरियल को चेंज करने पर जो रो की वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी। रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या इसको हम बोलते हैं रेसिसिविटी। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। रेसिस्टेंस दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला है एरिया, पहला है लेंथ और दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, और तीसरा वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज करने पर वायर का जो रेसिस्टेंस है वो चेंज होगा। डिफरेंट मटेरियल के वायर का रेसिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो रेसिस्टेंस तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला है लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और तीसरा है मटेरियल, और चौथा जो कि होता है टेम्परेचर। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। किसी वायर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे रेसिस्टेंस को प्लॉट किया है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियरली इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती हैं। इसका रीज़न क्या है? तो टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज, अगर हम कंडक्टिंग बॉडी या वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके जो वाइब्रेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीज। जो पॉजिटिव आयन उस मेटल के अंदर प्रेजेंट थे उनका जो वाइब्रेशन था उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ने से वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोलिजन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद द वाइब्रेटिंग आयन एंड रेसिस्टेंस इंक्रीज। पॉजिटिव आयन के वाइब्रेशन के जो एम्पलीट्यूड है उसके इंक्रीज होने से फ्री इलेक्ट्रॉनों के साथ उसका कोलिजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का अपोज ज़्यादा होगा। इस वजह से उस वायर का रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका जो वाइब्रेशन होगा वो ज़्यादा होने लगेगा, जिससे इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था उसका कोलिजन भी ज़्यादा होता है पॉजिटिव आयंस के साथ, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा। तो ये रीज़न था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो रेसिस्टेंस चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ, रेसिस्टेंस लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, और चौथा है टेम्परेचर। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिसिविटी, ये क्या होता है? तो स्पेसिफिक जो रेसिस्टेंस होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो मटेरियल पर डिपेंड करेगी। मेटल्स जो होते हैं उनकी जो रेसिसिविटी होती है वो लो होती है। लो रेसिसिविटी का मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ द करंट होगा, मतलब उस मेटल जिसकी रेसिसिविटी कम थी उसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। और इसका जो रेंज होता है वो 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ओम मीटर होता है इसका रेंज। इंसुलेटर, जो इंसुलेटर होते हैं उनकी जो रेसिसिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ करंट होते हैं। मतलब इसमें करंट आसानी से पास नहीं करती, या इंसुलेटर में करंट पास ही नहीं करती, उसके अंदर चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते। इसका जो रेंज होता है, अच्छा इनकी रेसिसिविटी हाई होती है तो इसका जो रेंज होता है 10 to the power 12 से 10 to the power 17 ओम मीटर। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होती है वो कम होती है। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसीलिए मेटल से आसानी से करंट फ्लो करती हैं, बट इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाती। अच्छा, कुछ एलिमेंट है जिसके रेसिसिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर जो Ag यानी कि सिल्वर, उसकी रेसिसिविटी काफ़ी कम होती है, मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर, देन इसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन,
क्रोमियम, ये रेसिसिविटी का ऑर्डर है। एनसीईआरटी में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी कि रेसिसिविटी की एक टेबल दी गई है, जिसमें हम देखते हैं कि जितने भी कंडक्टर हैं उनका जो रेसिसिविटी है वो काफ़ी लो है। इसके बाद एलॉयज़ आते हैं, तो एलॉय की जो रेसिसिविटी है वो कंडक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी जो रेसिसिविटी है वो काफ़ी हाई है, यानी कि इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जिससे उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती। तो इनमें हमें वैल्यूज़ को तो नहीं याद रखना, बट हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर इसकी जो रेसिसिविटी होती है वो बहुत कम होती है। देन इसके बाद एलॉय, देन इसके बाद आते हैं इंसुलेटर्स। रेसिसिविटी ऑफ एलॉयज़, ये एलॉयज़ क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को या किसी मेटल को एलिमेंट के साथ मॉल्टन स्टेट में मिक्स किया जाता है तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम एलॉयज़ के रेसिसिविटी की बात कर रहे हैं। जो एलॉय होते हैं उनकी जो रेसिसिविटी है, रेसिसिविटी ऑफ एलॉयज़ इज़ हायर देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। वो जो एलॉय है वो जिस भी मेटल से बना था उस मेटल का जो रेसिसिविटी है उससे भी ज़्यादा रेसिसिविटी उस एलॉय की होती है। जैसे मैग्नीन एलॉय होता है कॉपर, मैग्नीज, निकल का। नाइक्रोम एलॉय होता है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का। एलॉय का जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो जिस भी मेटल से बने थे उसके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से जो एलॉयज़ होते हैं उनकी रेसिसिविटी इंक्रीज होने से वो ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसी सर्किट में। अच्छा, ये अधिकतर हीटिंग डिवाइसेस में ही यूज़ क्यों होते हैं? इसका रीज़न है दे डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न ईजली एट हायर टेम्परेचर, सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज आयरन, टोस्टर, फ्यूज़। ये हायर टेम्परेचर पर आसानी से बर्न नहीं होते, इस वजह से अधिकतर हीटिंग डिवाइसेस में एलॉय का यूज़ किया जाता है। तो एलॉयज़ की जो रेसिसिविटी होती है वो जिस भी मटेरियल से बने हुए हैं उससे भी ज़्यादा उसकी रेसिसिविटी होती है। हीटिंग डिवाइसेस में हम एलॉय का ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एलॉय का ही यूज़ किया जाता है। आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में एलॉय का यूज़ करते हैं। टोस्टर, फ्यूज़, इन सब में एलॉय का यूज़ किया जाता है। जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसके रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में कि किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो इसके रेसिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर को स्ट्रेच करने पर रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे हमारे पास यहाँ पर एक वायर है जिसकी लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और वो जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि वायर को स्ट्रेच करने पर वायर का मटेरियल तो नहीं चेंज होगा, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग, खींचने के बाद जो उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो रो ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बट आफ्टर स्ट्रेचिंग उसका जो लेंथ है मान लेते हैं वो n टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, लेंथ को हमने n गुना खींचकर बड़ा कर दिया, तो वहाँ पर जो एरिया है वो तो जो वायर है उसको खींचने पर वो तो पतला हो जाएगा, तो वहाँ पर वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो n टाइम्स कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि वायर को खींचने पर उसका वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पर कि हमें ध्यान रखना है कि वायर का जो भी वॉल्यूम है वो नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट केस में अगर हम रेसिस्टेंस को लिखें तो R इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई A, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड केस में अगर हम लिखेंगे तो रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं चेंज होगा क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज हुआ है। और जब हम लेंथ लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा n टाइम्स L, और जब एरिया लिखेंगे तो हो जाएगा A डिवाइडेड बाई n। इसको जब हम अच्छे से रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा R इज इक्वल टू रो, ये वाला जो नीचे वाला जो n है ये ऊपर वाले n के साथ आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A और इनटू हो जाएगा n का स्क्वायर। ये मान लेते हैं इसको ये R1 है और यहाँ पे ये R2 है। पहले कंडीशन में रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो L बाई A, दूसरे कंडीशन में रेसिस्टेंस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई A इंटू n स्क्वायर। तो जब हम इसको पहले इक्वेशन पहले केस के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर R2 की जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो नया रेसिस्टेंस होगा दैट R2 इज इक्वल टू क्या है रो L बाई A इंटू है n स्क्वायर। तो इसको
इतना तो हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल में R1 के इक्वल है, ये तो अपना R1 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स R1, यानी कि बाद का जो रेसिस्टेंस होगा, यानी कि जो आफ्टर स्टिचिंग जो रेसिस्टेंस होगा वो पहले वाले रेसिस्टेंस का n स्क्वायर टाइम्स होगा। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने पास एक इक्वेशन है, इसका यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1 टाइम्स। तो स्टिचिंग ऑफ वायर में वायर को स्ट्रेच करने पर उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, और यहाँ पर अगर हम वायर के लेंथ को थ्री टाइम्स लेंथ को इंक्रीज़ कर दें तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो 9 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरीके से लेंथ को अगर हम 4 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेसिस्टेंस होता है वो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स इंक्रीज़ होता है। ये था स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसमें फ्लो होने वाली करंट और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सीरीज कम्बिनेशन, सबसे पहले है सीरीज़ कम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस होते हैं उनको हम इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर R1 रेसिस्टेंस के एंड को R2 रेसिस्टेंस के साथ, R2 रेसिस्टेंस के एंड को R3 रेसिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशंस में रेसिस्टेंस को हम किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 रेसिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों ही रेसिस्टेंस को हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ पैरेलली कनेक्ट किया है। और तीसरा है मिक्स्ड कम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कम्बिनेशन में हम दोनों का यूज़ करते हैं, मतलब हम सीरीज़ में भी और हम पैरेलल उन रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है R1 जो कि R2 R3, यहाँ पर R2 और R3 रेसिस्टेंस सीरीज़ में है, और यहाँ पर R2 R3 R1 के साथ पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस 3 तरीके से होता है, सीरीज़, पैरेलल और मिक्स्ड कम्बिनेशन। 1 बाय 1 हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। पहला रेसिस्टेंस है R1, दूसरा रेसिस्टेंस है R2 और तीसरा रेसिस्टेंस है R3। इन तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, जिससे इनके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकें। R1 के अक्रॉस वोल्ट मीटर V1, R2 के अक्रॉस वोल्ट मीटर V2 और R3 के क्रॉस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग थी वो V3 है। साथ ही हमने एमीटर भी कनेक्ट किया था, जिससे तीनों रेसिस्टेंस में हम करंट की वैल्यू को मेज़र कर सकें। तो यहाँ पर जब हमने इस सर्किट को सेल से कनेक्ट किया और जब इसमें करंट फ्लो होने लगी तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो भी वोल्ट मीटर, तीनों ही वोल्ट मीटर रीडिंग ईच रेसिस्टेंस, हर एक रेसिस्टेंस से क्रॉस जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी वो डिफरेंट मिली, और जो अमीटर की रीडिंग थी जो कि करंट की वैल्यू को बताएगी, हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो हमें सेम मिली। वोल्ट मीटर की रीडिंग डिफरेंट का मतलब हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, और अमीटर की रीडिंग सेम होने का मतलब सारे रेसिस्टेंस जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड थे उसमें सेम अमाउंट की करंट फ्लो कर रही थी। तो यहाँ से कंक्लूज़न ये मिला, इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हमें कंक्लूज़न ये मिला कि सेम करंट इन ईच रेसिस्टेंस और डिफरेंट पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। मतलब सीरीज़ में हर एक रेसिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, बट हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। इक्विवेलेंट सर्किट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होते हैं? अगर हम किसी सर्किट में कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को एक सिंगल रेसिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस कर दें तो भी सर्किट में करंट और वोल्टेज की वैल्यू पर इफेक्ट ना पड़े, तो वहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जिस सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस हुआ था उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के थ्रू बनी सर्किट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 रेसिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I है इस सर्किट में। तो अगर हम इन तीनों रेसिस्टेंस
R1 R2 R3 को एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, जिससे करंट और पोटेंशियल की वैल्यू पर इफेक्ट ना पड़े, मतलब करंट और पोटेंशियल ना चेंज हो, तो वहाँ पर वो जो सिंगल रेसिस्टेंस था उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की हेल्प से जो भी सर्किट हम बनाएंगे उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ ऊपर वाले हमारे पास एक सर्किट थी जिसमें 3 रेसिस्टेंस लगे हुए थे, और जो नीचे सर्किट बनाई गई है ये है इक्विवेलेंट सर्किट, और इक्विवेलेंट सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगा होता है। हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड करना है। अभी हमने पढ़ा था कि जो सीरीज कम्बिनेशन होता है उसमें करंट की वैल्यू सेम होती है और हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस V है सेल के अक्रॉस, वही तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, इसमें हम ओम के लॉ को अगर लगाएं तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू V1, तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू I टाइम्स R1, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम है। V2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I टाइम्स R2, और V3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I टाइम्स R3। जब हम इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस I R2 प्लस हो जाएगा I R3। यहाँ पर I हमें कॉमन दिख रहा है तीनों में, तो उसको जब हम कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा R3। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ पर पहली सर्किट के लिए हमने ओम्स लॉ को अप्लाई किया। अब हम दूसरी यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट के लिए जब ओम के लॉ को लगाएंगे तो क्या मिलता है, हमें पता है V इज इक्वल टू होता है I। यहाँ पर इस सर्किट में भी करंट और वोल्टेज सेम होना चाहिए। रेसिस्टेंस यहाँ पर एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं R इक्विवेलेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं V इंटू हो जाएगा यहाँ पर R इक्विवेलेंट, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू R इक्विवेलेंट है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू। सीरीज़ में जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के इक्वल आता है। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज़ में लगे सारे रेसिस्टेंस के इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। सीरीज़ कम्बिनेशन के कंक्लूज़न, यहाँ पर जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू आती है वो सारे रेसिस्टेंस के सीरीज़ में लगे सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के इक्वल आती है। दूसरा है इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होगा सर्किट में जो भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है। सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंस लगे हुए हैं उन सब से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होगी। और तीसरा है सीरीज़ कम्बिनेशन तब हम यूज़ करते हैं जब भी सर्किट में मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए होता है। यहाँ पर वैसे भी हम देख सकते हैं कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जो भी हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो सारे रेसिस्टेंस के सम से फाइंड कर रहे हैं। मतलब जब भी हमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए होगा तो हम सीरीज़ कम्बिनेशन का ही यूज़ करेंगे। तो ये कंक्लूज़न थे। पहला था कि जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो सर्किट में लगे सारे रेसिस्टेंस का हम सम कर लेंगे। दूसरा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सर्किट में लगे किसी भी रेसिस्टेंस की वैल्यू से ज़्यादा होगा। और तीसरा, जब भी हमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए होगा तो वहाँ पर हम सीरीज कम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन में हम सारे रेसिस्टेंस को किन्हीं 2 पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला रेसिस्टेंस R1 A से कनेक्टेड है और उसका दूसरा एंड B है, और भी जो रेसिस्टेंस है R2 और R3 इनको हम पॉइंट A और पॉइंट B से कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर हमने हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर और एमीटर लगाया था। तो हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। पहला था कि हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्ट मीटर की रीडिंग थी वो तो सेम थी। हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम का मतलब सारे रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिला। और दूसरा, एमीटर की रीडिंग, जब हमने एमीटर हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस एमीटर की रीडिंग को चेक किया तो एमीटर की रीडिंग डिफरेंट थी।
इसका मतलब कि हर एक रेसिस्टेंस में डिफरेंट अमाउंट की करंट फ्लो कर रही है। तो इससे हमने कंक्लूज़न ये निकाला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस जो करंट होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब हर एक रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो करती है वो डिफरेंट होती है, बट हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस बट डिफरेंट करंट इन ईच रेसिस्टेंस। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम थी, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगेन डेफिनेशन वही रहेगी। अगर किसी सर्किट में लगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को हम एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, जबकि करंट और पोटेंशियल की वैल्यू चेंज ना हो, तो वो जो सिंगल रेसिस्टेंस जिससे हमने रिप्लेस किया था रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट होता है, और उसके थ्रू जो सर्किट बनती है उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पर हमारे पास तीन रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 थे। इनको हमने एक सिंगल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, जिससे करंट और वोल्टेज की वैल्यू पर इफेक्ट, करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो इसी R इक्विवेलेंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू, हर एक रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो यहाँ ये अपने पास था सेल, इससे आई अमाउंट की करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई और वो ए पॉइंट तक पहुँची। उसके बाद उसको तीन रास्ते मिल गए। पहला, रेसिस्टेंस R1 में कुछ अमाउंट में करंट चली गई, R2 रेसिस्टेंस में I2 अमाउंट में, R3 रेसिस्टेंस में I3 अमाउंट में करंट फ्लो कर गई। तो हमें तो ये पता चला कि स्टार्टिंग में करंट आई थी और डिफरेंट रेसिस्टेंस मिलने पर उसमें डिफरेंट अमाउंट में करंट फ्लो कर गई। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसमें जब हम ओम का नियम लगाएंगे तो हमें मिलेगा, वैसे हमें पता है कि I इज इक्वल टू होता है V बाई R1, I2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R2 और I3 हो जाएगा यहाँ पर V बाई R3। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो जब हम I1, I2 और I3 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ पे ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस हो जाएगा V बाई R3। यहाँ पर सब में जो V की वैल्यू है वो सेम है, तो हम V को कॉमन ले सकते हैं। तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू V कॉमन में ये हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस ये हो जाएगा 1 बाई R3। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और जब हम इक्विवेलेंट सर्किट में यही ओम का लॉ लगाएंगे तो वहाँ पर हमें मिलता है दैट इज़ I इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल V और रेसिस्टेंस की यहाँ पर वैल्यू है R इक्विवेलेंट। ये हमारे पास इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा I सेम है, I सेम है, V भी सेम है, और जब हम रेसिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ पूरा 1 बाई इसके इक्वल होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से दैट 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा 1 बाई R3। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी। हम यहाँ से इसको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमने देखा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की यहाँ से हमने देखा कि 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ऐसे जितने भी रेसिस्टेंस लगे होंगे उसको हम 1 बाई करके ऐड करते जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंक्लूजन, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। दूसरा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेसर देन सर्किट में जो भी रेसिस्टेंस है, सर्किट में जो भी रेसिस्टेंस लगा होगा हमेशा उससे कम वैल्यू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की मिलेगी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन तब हम यूज़ करते हैं जब भी सर्किट में हमें मैक्सिमम मिनिमम रेसिस्टेंस चाहिए होता है। मैक्सिमम रेसिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन, मिनिमम रेसिस्टेंस के लिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे
reciprocal of the equivalent resistance is equal to sum of reciprocal of in or equivalent resistance. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो कंडक्टर कुछ टाइम बाद हीट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट जनरेट्स हीट ड्यू टू हिंड्रेंस कास्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लोइंग करंट। किसी वायर में करंट फ्लो होने की वजह से वो वायर उसमें फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। इसी अपोज के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए वर्क करना पड़ता है जो उस वायर में हीट प्रोड्यूस करता है। द वर्क इन ओवरकमिंग द हिंड्रेंस टू द करंट जनरेट्स हीट इन दैट वायर। रेसिस्टेंस में करंट फ्लो होने की वजह से रेसिस्टेंस उसका अपोज करता है, उसका हिंड्रेंस करता है। इसी हिंड्रेंस के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है जो कि उस वायर में हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और इलेक्ट्रिक गीज़र। ये सारे ही करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड एप्लीकेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होना कॉमन है। बहुत सारे केसेस में ये यूज़फुल इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हीट प्रोड्यूस होने की वजह से सर्किट में लगे कंपोनेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है जिससे उनकी प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किसी वायर में करंट फ्लो होने पर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की हेल्प से। इसको जेम्स प्रिस्कॉट जूल ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टेंस, किसी रेसिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट इन द रेसिस्टेंस। उस रेसिस्टेंस में जितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट होता है। सेकंड है, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। उस सर्किट में उस सर्किट का रेसिस्टेंस क्या है, उस सर्किट का रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें हीट उतने ही ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करेगी, प्रोड्यूस होगी। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। जितने ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी उतने ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर और हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा वायर का रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और जितने ज़्यादा समय तक करंट फ्लो करेगी उतना ही ज़्यादा हीट उस वायर में प्रोड्यूस होगी। जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये किसी वायर में प्रोड्यूस होने वाली हीट का फार्मूला है। इसके थ्रू हम हीट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वायर में आई करंट फ्लो कर रही हो, उस वायर का रेसिस्टेंस आर हो और टी समय तक करंट फ्लो कर रही है तो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी। इस फार्मूले को हम और चेंज कर सकते हैं, रिप्लेसिंग आई आर विथ वी। अगर हम आई आर को वी के थ्रू रिप्लेस कर दें तो ये जो फार्मूला है वो कन्वर्ट हो जाता है दैट हीट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वी आई टी। यहाँ पर ये जो आई आर है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है वी से। आई आर की जगह जब हम वी लिख देंगे तो फार्मूला हो जाएगा वी आई टी। और दूसरा है कि जब हम आई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वी स्क्वायर आर से तो ये फार्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी। एक आर से एक आर कट जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो हीट, किसी वायर में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके 3 फार्मूले हैं अपने पास। पहला है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दूसरा है हीट इज इक्वल टू वी आई टी और तीसरा है हीट इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इन तीनों फार्मूले का यूज़ करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, ये इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। किसी सर्किट में कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है और कितने टाइम में, इसी के रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो भी कंज्यूम हुई है डिवाइडेड बाय हो जाएगा टाइम। तो ये पावर का सिंपल फार्मूला है।
हमें पता है एनर्जी वर्क के इक्विवेलेंट होती है। तो अगर किसी एप्लीकेंस की वजह से कुछ वर्क हुआ है तो हम फार्मूला बना सकते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम बोलेंगे पावर। और अगर करंट की वजह से उस सर्किट में हीट प्रोड्यूस हुई है तो हम हीट की वजह से भी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा हीट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अपने पास हीट निकालने के पावर निकालने के ये तीन फार्मूले हैं। पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम। इन तीनों में से जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। अच्छा, पावर का जो फार्मूला हो जाएगा वो सिंपल P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। जो भी हीट का फार्मूला आगे हमने डेराइव किया था उसमें हमें टी टाइम को रिमूव कर देना है तो हमें मिल जाएगा पावर। पावर की जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और 1 किलोवाट होता है 1 किलोवाट 10 टू द पावर 3 वाट के इक्वल होता है। और 1 हॉर्स पावर, बहुत सारे ऐसे मोटर होते हैं जिनकी पावर हम हॉर्स पावर में डिनोट करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। तो ये था इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होता है, इसके तीन फार्मूले, P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इनसे हम इलेक्ट्रिक पावर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें बल्ब की ब्राइटनेस को कंपेयर करने को बोला जाएगा। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सिंपली डिपेंड करती है पावर कंज्यूम्ड। जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा बल्ब की ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा रहेगी। 0 वाट अगर हम 100 वाट के साथ कंपेयर करें तो 100 वाट की पावर ज़्यादा होगी, ब्राइटनेस भी उसकी ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर दो बल्ब हैं, एक का रेसिस्टेंस है R1 और दूसरे का रेसिस्टेंस है R2। तो अगर ये बल्ब सीरीज़ में लगे हुए हैं तो सीरीज़ में जो करंट होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर हम ब्राइटनेस, यहाँ पर जो ब्राइटनेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगी। ये कैसे आया इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। दैट पावर का एक फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पर जो I है वो कांस्टेंट है। अगर सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पर करंट सेम होती है, तो जो पावर डिपेंड करेगा वो सिंपल पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस हो जाएगा। और जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा उस बल्ब की ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये जो R2 है इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, सॉरी R1 का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा R2 से। इस वजह से जो बल्ब 1 है जिसका रेसिस्टेंस R1 है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो सीरीज़ के लिए जो भी ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। हम लिख सकते हैं ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ये कब होगा? ये जब बल्ब सीरीज़ में कनेक्टेड है तब हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, यहाँ पर हमारे पास दो बल्ब लगे हुए हैं, रेसिस्टेंस R1 और दूसरा है रेसिस्टेंस R2। ये दोनों पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अब ये कैसे आया था? तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो यहाँ जो फार्मूला बन जाएगा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्योंकि वी यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये फार्मूला हो जाएगा P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, यानी कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी और उसकी ब्राइटनेस कम होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो जो R1 और R2 ये दोनों जो रेसिस्टेंस हैं, रेसिस्टेंस के जो बल्ब हैं, रेसिस्टेंस ज़्यादा तो उसकी ब्राइटनेस कम। तो यहाँ पर R1 जो रेसिस्टेंस है उसका जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा R2 इज़ ग्रेटर देन R1। सिंपल, ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो ब्राइटनेस ज़्यादा है यानी कि रेसिस्टेंस कम होगा, R1 का ब्राइटनेस ज़्यादा है यानी कि R1 की वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज कम्बिनेशन के लिए हमें ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, और पैरेलल अगर कम्बिनेशन किया गया है तो वहाँ पर ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस हो जाएगा। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको हम यूनिट भी बोलते हैं, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस को अगर हम 1 घंटे तक रन कराते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 यूनिट होगी। 1 किलोवाट का इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस 1 आवर तक रन करना, तो जो वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी उसी को हम बोल सकते हैं 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर।
यहाँ पर जो यूनिट होती है उसका सिंपल सा फार्मूला होता है, नंबर ऑफ़ यूनिट इज इक्वल टू होता है किलोवाट, नंबर ऑफ़ यूनिट इज इक्वल टू होता है किलोवाट इनटू हो जाएगा आर। सिंपल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा पावर, पावर अगर किलोवाट में है तो इनटू हो जाएगा टाइम, टाइम का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा आर। तो यूनिट का एक सिंपल सा फार्मूला है पावर इनटू टाइम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू टी। अच्छा, अगर वहाँ पर जो पावर है वो किलोवाट में ना देकर वाट में दी गई है तो उसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ यूनिट, जब वहाँ पर जो पावर है वो वाट में दी गई है तो नीचे हमें यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे किलोवाट डिवाइडेड बाई 1000 ये वाट डिवाइडेड बाई 1000 ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 1 किलोवाट इंटू जूल, 1 किलोवाट जो एनर्जी है उसको हम जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोवाट एक एनर्जी की एक यूनिट है जिसको हम यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 वाट इंटू हो जाएगा 1 आर, 1000 वाट 1 आर। इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम ऐसा यूनिट जूल को फाइंड करना है हमें। तो ये हो जाएगा 1000 वाट इंटू हो जाएगा 1 आर। हम सबको पता है कि 1 आर में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो जब हम 1 आर को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। तो 1 आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3600 सेकेंड। और जब उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा दैट 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलो वाट आर या 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल। ये था कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमें यही फार्मूले को ध्यान में रखना है। इन दोनों फार्मूले से हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। यूनिट इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, जहाँ पर पावर किलोवाट में और जो टाइम है उसको हमें आर में पुटअप करना होगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड और स्कूल मेट्स को ये नोट्स और वीडियोस ज़रूर शेयर करें। इस चैप्टर के नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर वहाँ से इनके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप वहां से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जिससे आप आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।